अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो मैटर्स के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कराची के एक बड़े अस्पताल की, अब्बासी शहीद अस्पताल की। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के तहत ये अस्पताल, अब्बासी शहीद अस्पताल, एक वक्त में एक अच्छा अस्पताल होता था। अगर आप बेहतरीन ना कहें तो एक अच्छा अस्पताल ज़रूर होता था, जहाँ हर तरह की सहूलियात मरीज़ों को दस्तियाब होती थी। लेकिन अभी जैसा कि कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, ऐसे में अब्बासी अस्पताल में मसाइल का अंबार लग गया है। बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ, मरीज़ों को सहूलियात के हवाले से भी बहुत परेशानी है। और एक नई परेशानी है, वो ये है कि कोरोना की सेकंड वेव में जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ है, उन्हें भी जो रिक्वायर्ड सामान की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर जो PPEs होते हैं, जो कोरोना से बचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कोविड के मरीज़ों के साथ जो लोग काम करते हैं उन्हें पहनना ज़रूरी होता है, वो अस्पताल में दस्तियाब नहीं है। और इस पर अब डॉक्टर्स भी आवाज़ उठाने लगे हैं। तो आइए डॉक्टर से बात करते हैं और वहाँ देखते हैं कि क्या सूरत हाल है अंदर की। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। अब आपका क्या मसला है यहाँ अस्पताल में? आपको देख रहे हैं इलाज सही मिल रहा है? नहीं, फिल्म नहीं है इनके पास। 6 महीने हो गए कह रहे फिल्म नहीं, एक्सरे नहीं होगा। आपको क्या हुआ था, क्या चोट लगी? मोह चाहिए जी। नहीं वो तो छोड़ो, सीने के मोह चाहिए। असल बात ये मोह चाहिए बुरी तरह। अब कितनी दफा आ रही हैं? कब से आई तो मैं पहली दफा मैं अल्लाह के नजदीक सही बोलूंगी, मगर ये कह रहे 6 महीने से फिल्म नहीं है। अब बताइए, अगर मेरे पास पैसे नहीं तो मैं एक्सरे बगैर इलाज भी नहीं हो सकता। आप किसी मरीज के साथ हैं, किसी पेशेंट के साथ हैं आप? अच्छा, हमें बताइए कि क्या, कहाँ है पेशेंट आपका, कहाँ दाखिल है? अच्छा, तो यहाँ देखभाल के बारे में थोड़ा बताइए कि अस्पताल में कैसी देखभाल हो रही है, क्या हो रहा है? अच्छा है, सही है। लोग तो कहते हैं कि नहीं सरकारी अस्पताल अच्छे नहीं होते, मगर अब्बासी शहीद अस्पताल के लिए बोलना बेकार है, क्योंकि ये जगह बहुत अच्छी है। तो कितना खर्चा हो गया होगा आपका बाहर से चीज़ें मंगाने पे? तकरीबन फारिग होते होते 20-25 हज़ार रुपये लगते हैं छुट्टी तक। 20-25 हज़ार रुपये लग गए हैं। फिर भी नॉर्मल डिलीवरी है? नहीं, ऑपरेशन हुआ था। ठीक है, ठीक है। तो ये जैसे बता रहे हैं यहाँ पे पेशेंट के साथ हैं, इनके इनकी भाभी की डिलीवरी का यहाँ पे इशू था। तो वैसे वो कह रहे हैं सर्विसेज अच्छी हैं, देखभाल अच्छी है, सफाई भी बेहतर है, लेकिन सीज़र ऑपरेशन हुआ है, सरकारी अस्पताल है, और फिर भी 20-25 हज़ार रुपये लग गए। तो मतलब कहीं देखभाल सही है तो कहीं कुछ मिलता नहीं है, और कहीं अगर कुछ मिलता है तो देखभाल सही नहीं है। बहरहाल और भी लोगों से मालूम करते हैं, जानते हैं उनको। क्यों आई अस्पताल में, क्या मसला है? मेरा नवासा यहाँ एडमिट है, उसको नमूनिया ठंड हो गई थी इसको ना, तो वहाँ उसके इलाज के चक्कर में आए हुए हम लोग। अभी चेकअप को गई मेरी बच्ची अंदर, बेटी अंदर। तो वैसे यहाँ सहूलतें वगैरह हैं? हाँ, नहीं सहूलत तो है, लेकिन ये है कि स्टाफ जैसे ना, अब नेबुलाइज करना आप खुद करें, इंजेक्शन लगाने तो आते हैं, बाकी जो है आप खुद करें कार्रवाई। मतलब क्या दवाई खिलानी है, नेबुलाइज करना है? हाँ, क्या कौन करता है? वो माँ करती है साथ में। स्टाफ का काम है नहीं करना। नहीं, स्टाफ ने एक दफा बता दिया, ICU में भी जाओ, घर वाले लगे में, और स्टाफ नहीं करेगा काम। उसने एक दफा बता दिया, आप करें, आप घड़ी घड़ी नेबुलाइज करना है, या नाक में कतरे डालने, या दवा देनी है, तो आप खुद करें, स्टाफ नहीं करेगा। स्टाफ ने 3-4 दिन में रही हूँ, स्टाफ ने तो बस बता दिया एक दफा, आप खुद करें। आपने इसकी कोई कंप्लेन की, आपने शिकायत वगैरह की? किससे करें, किससे शिकायत करें, हम बताएं। यहाँ पर मरीजों के जो तीमारदार हैं वो बैठे हैं और वो यहाँ शिकायत कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें अच्छा भी मिल रहा है, लेकिन ज़्यादातर मरीज जो हैं वो शिकायत करते हैं। अब देखें यहाँ पे मरीज़ बैठे हैं, और ये उनके पीछे जो है ये एक जो मोनूमेंट बना हुआ है अब्बासी शहीद अस्पताल के हवाले से। यहाँ पे देखें पानी जो है वो कितना गंदा पानी यहाँ पे जमा है, और पता नहीं कब से है, कितने महीनों से जमा है जी। पानी नहीं है, वॉशरूम में पानी नहीं है, लैट्रिन इतना गंदा है, किचन इतना गंदा है कि वहाँ से कुछ चीज़ हम पका नहीं सकते, कुछ बना नहीं सकते। जाके देखें कितनी गंदगी वहाँ पर किचन में और उसमें वॉशरूम वगैरह में। फिर घर से ही लेके आ रहे हैं खाना वाना, जो भी है घर बाहर से इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। एक महीने से पड़े में सीटें अलग टूटी हुई है, परेशान है हम लोग तो इस वजह से। या ये चीज़ सही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और जैसे आंटी ने बताया कि सफाई का कोई इंतजाम नहीं है, और वैसे में नज़र भी आ रहे हैं यहाँ पर कि सफाई सुथराई का हाल जो है वो ख़राब है, और यहाँ पर जो है गंदगी भी बहुत है। और इस तरफ जो पानी है यहाँ पे, वैसे भी देखिए डेंगू के भी केसेस हो रहे हैं, डेंगू का भी सीज़न ऑन है। हर साल कराची में डेंगू के भी केसेस बहुत होते हैं, और ये भी पानी कुछ साफ़ है, गंदा है, मिक्स है, कुछ इस तरह का है, और इसमें कचरा वचरा भी बहुत है।
तो ये इस तरफ जो है वो इंतजामिया का कोई ध्यान नहीं है। आए मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं। ये अब्बासी शहीद अस्पताल की इमरजेंसी है और यहाँ पर इसकी एंट्रेंस है और ये अभी कुछ दिन पहले ही जेडीसी ने भी यहाँ पर दस्तरखान का इफ्तिताह किया है और यहाँ से भी पेशेंट को खाना खिला रहे हैं। तो ये खाना क्यों खिला रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या पेश आई है, अभी उनसे भी बात करेंगे। और ये एक बैनर भी यहाँ पे लगा हुआ है देखें, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब की तस्वीर है, नासिर शाह साहब की तस्वीर है और यहाँ भी मुतालबात जो हैं वो बहुत सारे लिखे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने तस्वीरें भी लगा दी, लेकिन उसके बावजूद भी इनके मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो रहे हैं। तो आइए और बात करते हैं लोगों से अंदर। आप कैसे करिए, किसी पेशेंट के साथ हैं? यस, मैं तो बहुत परेशान हूँ। यहाँ पे तो कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है। क्या हुआ है? आपका क्या मसला क्या है? लड़ाई झगड़ा था, मुझे मारा है बहुत सारे लोगों ने, मेरे 8 टांके आए हैं दिमाग पे और ये बाजू भी तोड़ा हुआ है मेरा। और जो है ना 1 महीने से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हमारी रिपोर्ट इन्होंने गलत बनाई है और रिपोर्ट के ऊपर पुलिस हमारी कार्रवाई नहीं कर रही है। वो कह रही है कि आपकी रिपोर्ट ही गलत बनाई है, हम बंदों को गिरफ्तार कैसे करें? क्या उन्होंने रिपोर्ट में तशद्दुद नहीं लिखा, रिपोर्ट में टॉर्चर नहीं लिखा? नहीं, हमारी पे आप पिक्स देखें, सबूत देखें, इतनी ज़्यादा चोटें हैं दिमाग के अंदर, बहुत ज़्यादा, पूरा ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही थी। और इन्होंने हमारी देखें आप, इसे वो दामिया लिख दिया है। अब हमने सब पुलिस वालों को बताया, एसएचओ को दिखाया, कह रहे हैं आपकी रिपोर्ट इन्होंने गलत बनाई। मैं रोज चक्कर काट रही हूँ। डॉक्टर बैठे हैं अभी, वो कह रहे हैं कि जिन्होंने आपकी रिपोर्ट लिखी है वो आने वाले हैं। अभी कल भी मैं पूरा सुबह से लेकर 4 बजे तक बैठी रही हूँ, कोई नहीं आया, मैं घर चली गई। आज मैं फिर अच्छा आए जरा हमारे साथ आए, हम इनसे जरा बात करते हैं। आइए, कहाँ बैठे हैं? दिखाएं जरा रिपोर्ट दिखाएं। कौन से डॉक्टर बैठे हैं? जी यहाँ से अच्छा डॉक्टर साहब सलामुअलैकुम, हम आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं। जरा इस के हवाले से ना, इस केस के हवाले से थोड़ा सा अगर बताएंगे क्यों, इनका रिपोर्ट का क्या मसला हो? जी हाँ, ये इनका केस है। इनका तो फीमेल ही बताएंगे क्योंकि मैं मेल है, मैं सारे मेल चीजें डील करता हूं। अच्छा, फीमेल का फीमेल एमएलओ से डिस्कस कीजिए। अच्छा ओके, लेकिन ये काफ़ी दिन से आ रही है, फिर इनको कहाँ जाना चाहिए? आप कुछ गाइड तो करें। वहाँ से इधर भेज देते हैं, इधर से उधर भेज देते हैं। मैं रोजाना यही कर रही हूँ, आप यकीन करें सब लोग परेशान हैं। ये देखें ना कितनी ज्यादा चोट है, ये क्या चोट नहीं है? आप देखें मेरा पूरा सर खोले में चक्कर आ रहे हैं, या खड़ी नहीं हो सक रही। तो अब ये क्या करें आपसे? अभी देखिए वहाँ जाती हूँ तो कहते हैं यहाँ पर जाओ, जिसने लिखी है उसने गलत लिखी है। जब मैं यहाँ आती हूँ तो ये मुझे वहाँ भगा देते हैं। 1 महीना हो गया, 17 तारीख का वाक़या है। आगे जो भी केस है, लेकिन तो यहाँ पे एपीएस कौन है? डॉक्टर नदीम, वो हैं क्या इधर? वो आज गए हैं एग्जामिशन पे। ऐसी अच्छा। रिपोर्ट बनाई जिस पे सेक्शन कोई सेक्शन नहीं लग तो रही इनको है। समझाएं तो सही, कहाँ कंप्लेन करें अपनी? ये जाएंगी या तो रिकॉर्ड रूम में पेरेंट्स से पूछ लें, वो नहीं है तो एपीएस जो हैं डॉक्टर नदीम, उनके पास जाएं, उनसे जो भी इनके डॉक्टर जिन्होंने इनकी एमएल लिखी है उनसे पास कंप्लेन करें कि या तो सही नहीं लिखी है, जो भी लिखी है उनसे कंप्लेन। तो कंप्लेन कैसे करें? इनको बताएं ना, 1 महीने से कह रही है आ रही हूँ मैं, धक्के खा रही हूँ। कह रहा हूँ मैं मेल एमएल हूँ, मेरा फीमेल केसेस से कोई डिस्कशन नहीं होता। आप एपीएस के पास जाएं और एपीएस से डील करें कि एपीएस को बताएं कि ये केस है, ये हुआ है। तो भाई एपीएस तो नहीं सुन रहा ना, एपीएस तो नहीं सुन रहा, इनकी तो बताएं। जो उसके पास जाते हैं मैं डांट देते आप हैं। एपीएस के पास गई हैं? सबके पास किसी ने बताया ही नहीं है। पुलिस सर्जन के पास गई हैं? बिल्कुल गई थी, उनको भी दिखाया, वो इधर भेज देते हैं। वो इधर वाले पुलिस सर्जन किसके पास गई? ये जो चश्मे वाले हैं, जो गंजे से हैं, पीछे अंदर बैठते हैं ऑफिस में बड़े, उनके पास गई हूँ, उनको मैंने दिखाया है। देख ले आपके सामने, ये पर्चा ले लेके, अभी पर्चा भी फटने वाला है, जनाजा बन गया इसका, लेकिन मेरा केस नहीं हुआ, दुश्मन बाहर घूम रहे हैं मेरे। ये जी एमएल रिकॉर्ड रूम है, यहाँ पे ये आ रही हैं खातून मुस्तकिल, और इनको जो है कोई सहूलत नहीं मिल रही, यहाँ कोई बता नहीं रहा, सही से गाइड नहीं कर रहा, और ये परेशान हो रही हैं, इधर से उधर जा रही हैं। आप ज़रा दरवाज़ा खोलें, ज़रा कहें इनको कौन जिम्मेदार है आप में से? इंचार्ज कौन है रिकॉर्ड रूम? आप हैं? ये इन खातून का जो कंप्लेन है, ये मसला है, इनका मसला हल नहीं हो रहा, ये इनको कौन है? इशू हो गई है और वो कह रही है कि इसको उठा के तो दूसरी बनाए, तो क्या कर सकते? तो इनको बताएं कंप्लेन कहाँ होगी, कोई प्रोसीजर इन्हें बता दें प्रॉपर, कि अगर वो नहीं है तो क्या करें, रिपोर्ट ये क्या करना चाहिए? इस पे कुछ सेक्शन लिखा हुआ ही नहीं है कि गिरफ्तारी का। अल्लाह के बंदो, मैंने 3 दफा आपको बताया कि जो बनी है मैडम ने वही बनाई। तो कैसे बनाई है? आपको चोट ये तो चीज़ कहने नजर नहीं आ रही। फ्रैक्चर। यही कर सकता हूँ कि आप मैम तो इनको मिला देना, उनसे मिला दें, एपीएस वगैरह को बता दें, यहाँ पे कोई जिम्मेदार तो। अच्छा, तो ये तो बहुत दिनों से आ रही है ना, रोज रोज तो नहीं होंगे ना? आपको बताया तो है कि यही चीज है, यही बनी। इधर आते हैं, यही नहीं बनी, ये नहीं गलत बनी, बनाई ये है गलत रिपोर्ट। सब कह रहे हैं कि वो कहीं बताने का नहीं है, इनको एड्रेस करवाए ना प्रॉपर। देखिए आप बताने से आपने बता दिया, लेकिन इनको कंप्लेन लेके प्रॉपर एड्रेस करवाए ना। आप सेक्रेटरीट चले जाएं, वहाँ से इसका बोर्ड बिठा दें।
खत्म बात। तो यहाँ आने का क्या फायदा हुआ? तो रिपोर्ट क्यों गलत बनाई है? आपका रिपोर्ट गलत बनाए, सब सबूत आपको दिखाए दिए, फिर भी रिपोर्ट गलत बनी हुई है। और वो कह रहे हैं कि इन्होंने किसके ऊपर कुछ एक्शन लिखा ही नहीं, हम कैसे गिरफ्तार करें? इतनी बड़ी चोट 8 टांग। आपका ख्याल है क्यों ऐसी रिपोर्ट बनी है? मुझे क्या पता, ये तो यही लोग बताएंगे कि इन्होंने क्यों बनाई। क्या इंसाफ नहीं है यहाँ गरीबों के साथ? ऐसे नहीं होता। या इन लोगों को मतलब है पैसे चाहिए होते हैं, ज्यादा पैसे दे के रिपोर्ट बनाते हैं। जिसके पास गरीब के पास पैसे नहीं तो उसकी रिपोर्ट ऐसे बना देते हैं ताकि वो ऐसे अखबारों। मेरा 80,000 रुपया लग चुका है 1 महीने के अंदर। आपके साथ भी ऐसा हुआ? क्या मसला? मैं कल से बूढ़ा आदमी वहाँ तक जाते हो, हमारा ये दस्तखत साहब नहीं है, दस्तखत साहब नहीं है, दस्तखत कब होएगा कि साहब नहीं है दस्तखत में, कब कहाँ तक जाएगा? इनका मसला क्या जवाब है आपके पास? मैं खैराची के साथ खड़ो, खैराची जैसा खड़ोगे, सवाल कर दोगे भाई हमारा काम कर दो। इनका एमएल है, हाँ साहब के साइन नहीं है, फॉर्मेट हमारा ये साहब दफ्तरों में बैठते क्यों नहीं है? बैठते हैं। क्या रोजाना ही बाहर आउटडोर निकल जाते हैं या पिकनिक मनाने चले जाते हैं? हमारा काम नहीं होते, मैं फिर थाने पे जाएगा, उन लोगों को देगा भाई तो ये मरीज परेशान हो रहे हैं ना, इनको मेरा अस्पताल से काम नहीं हो रही है। जो मरीज सारे बैठे हैं आपके सामने ये देखिए शिकायत। हाँ। ऐसी बात नहीं है। इत्तेफाक से लेडी डॉक्टर भी मौजूद हैं जिन्होंने इनको एग्जामिन किया है। उनसे हम बात करते हैं कि इसमें क्या मसला है और असल हकायक क्या है। डॉक्टर साहब अपना पहले तारुफ प्लीज। आई एम डॉक्टर महक इरफान, वर्किंग एज एन WMLO हेयर। एक्चुअली इस केस में हुआ ये है कि ये लड़ाई झगड़े की रिपोर्ट करवाने के लिए आई थी हमारे पास, अपना मेडिकल करवाने के लिए। इनके सर पे कुछ चोटें थी और इनके बाजू में चोटें थी। हमने चोटों को देखकर उसके बाद इनके एक्सरे करवाए थे और जो फाइनल रिपोर्ट होती है वो चोटों को देखकर और एक्सरे की रिपोर्ट्स देखकर ही बनाई जाती है। ठीक है, इनके एक्सरे की रिपोर्ट्स में कोई बड़ी इंजरी नहीं आई थी, मींस ना इनके सर में कोई फ्रैक्चर था, ना इनके बाजू में कोई फ्रैक्चर या बाल या कुछ था। ठीक है, इनके बाजू में फ्रैक्चर इनको लग रहा है या शायद कह रही लग रहा है, लेकिन इनके एक्सरे में नहीं आया। हम खुद से कुछ भी नहीं करते, हम चीज़ों को वेरीफाई करते हैं विद द टेस्ट एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, जो टेस्ट की रिपोर्ट्स होती हैं, जो एक्सरे की रिपोर्ट्स होती हैं, उसके ऊपर हम अपनी देखी हुई चोटों को वेरीफाई करते हैं। इनकी चोटों की जो रिपोर्ट आई एक्सरे के अंदर, उसमें कोई फ्रैक्चर नहीं आया था, ना सर में और ना ही इनके बाजू में। उसके मुताबिक इनकी जो रिपोर्ट बनती थी वो बना दी गई। एंड सर में इनको गहरा जख्म है सर। एंड नाउ शी इज़ कंटिन्यूसली प्रेशराइजिंग मी टू मेक अ रिपोर्ट लाइक वट एवर शी वॉन्ट्स टू मेक इट। ओके, शी वॉन्ट्स मी टू चेंज द सेक्शन that I cannot do because जो रिपोर्ट बनी है वो चोटों के मुताबिक। But if her complaints are not addressed, why don't you guide her? Where should she go? Telling her to go to the police. Whatever action has to be taken, it has to be taken by. Police will not address your complaint against you. Police will not address complaint against you. You should tell her कि भाई वो कहाँ जाए। अगर let's suppose चलें, आप जो कह रही हैं बात सही है, लेकिन वो अगर मुतमईन नहीं है, वो समझती हैं उनके साथ ज्यादती हुई है, तो आपको प्रॉपर गाइड करना चाहिए ना उन्हें कि भाई आपके खिलाफ कंप्लेंट कहाँ जाके करें, किस ऑफिस में जाएं। देखें, किसी को भी कंप्लेन हो सकती है ना। इट्स नॉट द केस कि जो आपने लिख दिया वो मतलब ये लोग इनको समझ आ जाए या चलो ये एक्सेप्ट कर लेना। अगर कंप्लेन है तो आप प्रॉपर गाइड तो कर सकती है ना कि भाई आप फलां ऑफिस जाएं, पुलिस सर्जन जाएं या उधर जाएं, सिविल सर्जन जाएं, बोर्ड बनवाएं। उस पर ये तो हो सकता है ना। ये क्यों नहीं गाइड किया? 1 महीने से ये लोग घूम रहे हैं। ये 1 महीने से तो मेरे पास नहीं आई हैं, सॉरी टू से। यहाँ पर ये चंद दिन से चक्कर लगा रही हैं और इन्होंने मुझसे कंप्लेन के बारे में जिक्र किया ही नहीं। शी इज़ जस्ट कमिंग हेयर एंड सेइंग कि आप ये रिपोर्ट चेंज करके दें, आप ये रिपोर्ट चेंज करके दें, दैट आई कैन। रोज़ाना की बुनियाद पे डॉक्टर साहब केसेस देखती हैं, जब कोई पेशेंट ऐसी बात करता है तो ये तो अंडरस्टूड है कि वो कंप्लेन कर रहे हैं आपके डिसीजन के अगेंस्ट में, तो आप उन्हें अगला ऑफिस बता दें, अगला रास्ता बता दें। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ नॉट माई डिसीजन, दिस इज़ माई रिपोर्ट, दिस इज़ नॉट माई ओन पर्सनल डिसीजन, दिस इज़ अ रिपोर्ट दैट हैज़ बीन वेरीफाइड बाय द रेडियोलॉजिस्ट। ओके, जी हाँ, अस्पताल में जो एक और बहुत ज़्यादा शिकायत है वो ये है कि जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर अमला जो यहाँ काम कर रहा है, ख़ासतौर पे जो कोरोना के मरीजों के साथ काम कर रहे हैं, उनके वार्ड्स में काम कर रहे हैं, उन्हें हिफाजती जो सामान है जिसे PPEs कहते हैं वो भी मुकम्मल तौर पर दस्तियाब नहीं है। इस हवाले से हम बात करेंगे। यंग डॉक्टर एसोसिएशन JPMC यूनिट के हेड हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे मज़ीद बात करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है जी आप? डॉक्टर फैसल जवेद, मैं प्रेसिडेंट हूँ वाडी अब्बासी का। देखें, जब से कोविड की लहर आई है तो पूरे पाकिस्तान के अंदर ही PPEs का जो मसला था, लेकिन जो अब्बासी के अंदर थोड़ा सा इस मसले की शिद्दत ज़्यादा अख्तियार होगी क्योंकि हमें जो है डायरेक्टली कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो दे आर डिफरेंट NGOs जो कि हम उनसे कॉन्टैक्ट में थे फर्स्ट वेव के अंदर, लेकिन सेकंड वेव के अंदर हमें इतना वो चीज़ें नहीं दस्तयाब हुई। तो एक हमारे पास वहाँ पे लैग आ रहा है, जिससे कोशिश कर रहे हैं NGO से जरिए कि हमें उससे कवर अप कर लें, लेकिन वो अभी तक नहीं रिलैप्स में हो रही। बाकी ये है कि हम लोग अपनी ड्यूटीज़ जो है वो सारी जो है परफॉर्म पहले भी करते, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन जो इससे पहले भी हमारे जो मसाइल थे और जो अभी भी मसाइल हैं उनका हल की तरफ कोई नहीं आ रहा।
जैसे कि सारे सिंध के अंदर जो है वो कोविड अलाउंस जो है वो तमाम डॉक्टर्स को, जो कि पैरामेडिकल स्टाफ डॉक्टर्स को कोविड अलाउंस दिया गया है। अब्बासी के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो कि फर्स्ट वेव में भी ड्यूटी करते रहे और सेकंड वेव के अंदर भी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सिंध के एक अस्पताल होने के बावजूद हमें जो है वो कोविड अलाउंस नहीं दिया जा रहा, बल्कि हमारा जो इंक्रीमेंट और जो हमारे जो सैलरी है वो बैकलॉग में हुई है। तो इसका आपके शो के जरिए है कि काइंडली इसके बारे में जो है आवाज़ उठाई जाए। और दूसरा कि यहाँ अस्पताल से आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं? अस्पताल से जो है हमें अस्पताल जो हमारा CDCK के अंदर है, ठीक है, जो उसमें हमारे पास फैसिलिटी जो आती हैं जो हैं वो हमें मिल रही हैं, लेकिन क्या मिल रही है थोड़ा सा देखें, आप ओपनली बताएंगे थोड़ा सा तो फिर पता चलेगा ना क्या चीज़ मिल रही है, कितनी मिल रही है, क्वांटिटी में। ये कौन है, एडमिनिस्ट्रेशन की है? नहीं एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं है, वो दूसरा कोलीग है। अच्छा, हम आपसे बात क्या नाम है आपका, बताइएगा क्या नाम है? आप MS साहब से मिल रहे हैं। आपका नाम क्या है? मीना जैदी मेरा नाम। क्या है, क्या होता है? मैं मैडम की कोऑर्डिनेटर हूँ। मैडम कौन, क्या नाम? सलमा कौसर। अच्छा, जो सीनियर डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज है उनकी ऑर्डर। अभी मेरी बात हुई तो वो कह रही थी कि आप MS से मिल लें ना, तो वो आपको सारी जितनी भी यहाँ की सहूलियातें हैं मरीजों की और उसके मुतालिक बुलाएंगे। MS से भी बात करेंगे, इंतजामिया का मौका भी हम जरूर लेंगे, बात करते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर से बात कर लें, फिर आपकी तरफ भी आते हैं। आप ये रुके, आपके साथ ही चलते हैं हम। चलें जी, हम अब्बासी अस्पताल के इंतजामिया की तरफ जा रहे हैं। एडमिन ब्लॉक में हम आ गए और यहाँ इंतजामिया के पास जाके उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अच्छा जी, डॉक्टर नदीम साहब को जरा बताएं, कॉल करें। कहाँ है भाई सर? हाँ जरा बुलाएं। ये डॉक्टर नदीम साहब हैं, MS साहब का ऑफिस है ये। डॉक्टर नदीम अहमद राजपूत साहब हैं, अभी ऑफिस में बता रहे कि नहीं है। हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि MS साहब को बुलवा दें ताकि वो आ जाएं और हम उनसे ऑफिशियल बात कर लें। और ये तो पानी भी टपक रहे हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल की छत से पानी टपक रहा है। ये MS साहब के दफ्तर के बाहर की कहानी है ये। और ऊपर देखिए ये सीलिंग हो गई है सारी, छत से पानी टपक रहा है। ये हाल है इंतजामिया की भर्तियों का, और यहाँ पे रिपेयर और मेंटेनेंस का ये हाल है। इतना बड़ा अस्पताल है, ये एडमिन ब्लॉक है और यहाँ पे ये हाल है। तो वार्ड्स में अगर जाकर देखा जाए तो वहाँ क्या सूरत हाल होगी, हो सकता है कि इससे भी बहुत ज़्यादा ख़राब सूरत हाल हो। तो हम MS का वेट कर रहे हैं, MS साहब आ जाएँ तो फिर हम उनसे बात करें। जी नाज़रीन, हमने कोशिश की कि अब्बासी शहीद अस्पताल के इंतजामिया का मौक़िफ़ सामने आ सके, ताहम MS साहब का हमने इंतज़ार किया। जब वो आए तो उन्होंने एक तो ऑन कैमरा बात करने से मना कर दिया, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी ऊपर से हमें हिदायत नहीं है। और ऊपर से कौन है, सीनियर मेडिकल डायरेक्टर KMC डॉक्टर सलमा कौसर हैं, उनसे मैंने कांटेक्ट किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो अपना वर्जन दे दें। तो उन्होंने कहा कि जी हमें पाबंदी है MC साहब की तरफ से और हम मीडिया से कोई इस हवाले से बात नहीं कर सकते। डॉक्टर सलमा कौसर साहिबा सीनियर मेडिकल डायरेक्टर हैं। डॉक्टर साहब आप अवेलेबल नहीं है, MS साहब भी मना कर रहे हैं ऑन कैमरा बात करने के लिए। लेटर आया हुआ है कि हम डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं, हमारा मीडिया मैनेजमेंट डिपार्टमेंट आपको रिप्लाई करेगा और लेटर आया हुआ है। ऐसा तो नहीं है ना? आप मालूम कर ले, अली हसन साजी साहब को फोन करे और मालूम कर ले। देखिए ये शो है, शो की रिकॉर्डिंग हुई है। मैं चाहता हूँ आप लोगों का भी ऑन कैमरा एक वर्जन आ जाए ना, सही से प्रॉपर्ली। किसने मना किया? क्या डिपार्टमेंट से? हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब थे, वो चले गए। अब MC साहब है, अफसर जैदी साहब, सख्ती से मना है हमें कि कोई भी कैमरे पे नहीं आएगा अफसर। सिर्फ डिपार्टमेंट का वर्जन जो है वो मीडिया मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। तो अभी ये बाकी हॉस्पिटल रिलेटेड सारे देखें, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दोस्तों नहीं है। वो जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है वो भी PRO साहब देंगे? PRO साहब देंगे, बिल्कुल हम उनको लिख के देंगे, वो हमसे लेंगे। अच्छा, आप नहीं बात करेंगे ना? आप बात करेंगे ना MS साहब बात करेंगे? नहीं, हमारे ऑर्डर आए हुए भाई। अच्छा, उन्होंने ये कहकर अपनी जान छुड़ा दी है कि जी आप KMC के जो तर्जुमान हैं उनसे बात करें। मुझे अलाउ नहीं है कि मैं मीडिया से बात करूं और इस हवाले से कोई अपना मौक़िफ़ दे सकूं। तो चलें, हम कोशिश करते हैं कि KMC के तर्जुमान से भी अगर हमारी बात हो गई तो हम आपको उनका भी वर्जन जो है वो बता देंगे। चलें। जी नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि कराची के सिटी कोर्ट्स में कराची बार एसोसिएशन के जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें क्या सूरत हाल है और यहाँ पर क्या गहमा गहमी है, हम आपको बताते हैं और दोबारा आगे आपको दिखाते हैं। इस तरफ भी बहुत ज़बरदस्त रश है और वकला की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। वकला जो केसेस भी अपने चला रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम भी जारी रखी हुई है और वो अपने इंतखाबात में भी हिस्सा ले रहे हैं।
यहाँ ज़्यादातर बैठक होती है वकला की। इस तरफ भी बैनर्स, पोस्टर सभी तरफ लगे हुए हैं। और इसमें इलेक्शन में मुख्तलिफ ग्रुप्स भी हिस्सा ले रहे हैं, कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी हैं जो हिस्सा ले रहे हैं। और अभी हम जिन उम्मीदवार से बात करेंगे उनका नाम है कादिर खान, और हम कादिर खान साहब से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कादिर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हम ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा कादिर खान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप किस पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं, किस पैनल से लड़ रहे हैं? मैं जनरल सेक्रेटरी के लिए लड़ रहा हूँ ग्रैंड अलायंस की तरफ से। ग्रैंड अलायंस यहाँ पे हमारे 7-8 ग्रुप्स हैं, उनका एक गुलदस्ता है जिसमें तमाम कौमियतों के लोग शामिल हैं। हमारे साथ बलोच भी हैं, पंजाबी भी हैं, सिंधी भी हैं, सराइकी भी हैं, गिलगिती भी हैं, उर्दू स्पीकिंग भी है। ये एक गुलदस्ता है, जैसे कराची बार एसोसिएशन एक गुलदस्ता है, इसी तरह हमारा जो ग्रुप है ये भी एक गुलदस्ता है। अच्छा, थोड़ा अपना तारुफ करवाइए, आप कितने अरसे से फील्ड में हैं, क्या क्या आपने काम किए हैं ताकि वोटर्स को पता चले। मेरा नाम कादिर खान है, यही कराची में पैदा हुआ हूँ, सारी तालीम मेरी यही कराची की। मैंने MA LLB किया हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में 1 साल तक लेक्चरर भी रहा और 29 साल से मैं इस प्रोफेशन में हूँ। और यहाँ पे 1994 में मेंबर मैनेजिंग कमेटी मुंतखब हुआ था। उसके बाद 1997 में जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब हुआ था। इसके बाद 2007 के जो क्रूशल ईयर था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, उसमें मैं नायब सदर की हैसियत से एक एक्टिव रोल यहाँ प्ले किया। आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, क्या ज़रूरत पेश आई है, क्या विजन है, क्या करना चाहते हैं? देखिए, यहाँ जितने भी दोस्त लड़ रहे होते हैं, हम चूँकि ये एक एसोसिएशन है, हमारा नस्बुलैन ये होता है कि हम अपनी वकला बरादरी के फ़िलाह बहबूद के लिए काम करें, उसके साथ साथ आवाम की भी खिदमत करें, आवाम को सस्ता इंसाफ मुहैया करने के लिए कोशिश करें और फौरी इंसाफ के लिए। आपके ख्याल में क्या ऐसे काम रह गए हैं जो आप आके करना चाहते हैं? देखें, काम तो जब तक दुनिया है इसमें तो काम तो निकलते रहते हैं, काम तो हर उसके साथ मतलब काम तो हर वक्त रहते हैं, लेकिन ख़ुसूसन तौर पे जो करप्शन है और ये जो ताख़ीर होती है इंसाफ की फ़राहमी में, ये एक ऐसी बुनियादी चीज़ें जो रोज़ अव्वल से हैं। और इसके लिए हमारे पिछले दौर में भी दोस्तों ने कोशिश की और इंशाअल्लाह चूँकि आजकल ज़रा जदीद दौर आ गया है और कुछ तवज्जो भी हुई है हुकूमती इदारों की इसकी जानिब, तो कोशिश ये होगी कि आवाम को जल्द और फौरी इंसाफ मुहैया किया जाए और अपने वकला बरादरी के फ़िलाह बहबूद के लिए काम किया जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका जी। नाज़रीन, हमने एक उम्मीदवार से बात की और उनसे जाना कि वो क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या वो तब्दीली लाना चाहते हैं। इसी तरह हम दीगर भी ओहदेदारान से और जो उम्मीदवारान हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स के ओहदेदारान और जो उम्मीदवारान हैं इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उनसे भी मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। जी, अब हम चलते हैं एक और उम्मीदवार के पास और उनसे बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहतरम अब्दुल जलील खान मरवा साहब, जो कि कराची बार के सदर के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपकी जो टीम है, जो आपके कैमरामैन है, कि आप दोस्त यहाँ पे जो भी हमारा इलेक्शन होता है, जो भी हमारे प्रोग्राम, जो भी एक्टिविटीज़ होती है, आप उनको कवर करते हो, हमें रिस्पेक्ट देते हो, तो थैंक यू सो मच। इसके बाद मेरा नाम अब्दुल जलील खान मरवत है और मैं उम्मीदवार हूँ सदर का, कराची बार एसोसिएशन का, और मैं नौजवान वकला का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, क्योंकि नौजवान वकला नए चेहरों की मुतलाशी है और वो चाहते हैं कि जो पुराने लोग हैं और जो अब हमारे सीनियर है, हमारे कुलीग है, लेकिन चूँकि उनमें अब जो उनकी इस्तेदादी सलाहियत है वो तकरीबन कमज़ोर होती जा रही है, मान पड़ती जा रही है। कुछ यहाँ पे जो दोस्त हैं उनके जो ओपिनियन है करप्शन के बारे में, लॉ गेट के बारे में है और जो ना और दीगर यहाँ पे काफ़ी इश्यूज़ है। तो उसमें मेरा अभी कॉन्फ्रेंस भी है 17 को, करप्शन कॉन्फ्रेंस बार काउंसिल और बार एसोसिएशन में, उस पर भी मैं इंशाल्लाह मौक़िफ़ दे रहा हूँ और ये यहाँ पे होगा, भरपूर तरीके से होगा। आप दोस्तों को भी मेरी दावत है कि आप आए और इंशाल्लाह उस कॉन्फ्रेंस को भी फिर कवर अप देंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे और बहुत ज़्यादा यहाँ पे जूनियर वकला के मसाइल है, रिटर्नशिप के मसाइल है। यहाँ पे देखने में आया है कि नौजवान वकला को जो बेरोज़गार है, जिनके जॉब नहीं है, उनको 5-5 हज़ार रुपये जो उम्मीदवारान हैं वो अपने साथ लगाते हैं सिर्फ इन्हीं 10 दिनों में, और उसके बाद जो 19 है उनके बाद उसको छोड़ के वो चले जाएंगे, बेरोज़गार होंगे। तो मैं इस तरह कुछ नहीं करता, किसी को भी मैं जो ना वकील को मैं उसकी डिग्निटी रिस्पेक्ट के साथ रख के मैं उनकी जो नौकरी है 1.5 लाख, 2-2 लाख, 2.5 लाख अगर उनको महीना मिलेगा तो वो अपना रोज़गार होगा उनका, उनको अपनी तनख्वाह मिलेगी। और इसके अलावा हमारा जो एक मौक़िफ़ होगा जो नौजवान तलबा है कानून के, और जो यहाँ पे उनका अपना हॉस्टल है, जो रेंजर हेड क्वार्टर है जहाँ पे,
तो मेरी कोशिश होगी कि बार का रिप्रेजेंटेटिव बन के वकुला का साथ और ताउन से इंशाल्लाह ये जो हमारे हॉस्टल का, जो हमारे नौजवान वकुला की रिहाइश का मसला है, यहाँ पे जो स्टूडेंट का मसला है लॉ के, कि वो दूर दराज के इलाकों में बसों में मोटरसाइकिलों में सफ़र करके और बहुत तंगदस्ती की हालत में रिहाइश पजीर है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी, इतना खूबसूरत हॉस्टल है हमारे पास, और इनसे कम्युनिकेट करके, इनसे बात करके, कानूनी तरीके से, सियासी तरीके से जो भी इनका हल निकल सकता है, तो इंशाल्लाह हम इसके लिए भी कोशिश करेंगे। और भी जो दीगर इशू है, तो नौजवान वकुला की यही डिमांड है कि इंशाल्लाह नए चेहरों को इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नौजवान दोस्त मुझे इनकरेज करते हैं और मुझे हौसला देते हैं और मेरा साथ देने का ओहद करते हैं। तो इंशाल्लाह इन सब दोस्तों के ताउन से, जूनियर और सीनियर के सपोर्ट से और आप दोस्तों की दुआओं से इंशाल्लाह हम जीत के वकुला की खिदमत करेंगे। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा बर्निंग इशू है, यहाँ का सिक्योरिटी का बड़ा इशू है। गेटों पे जो पुलिस वाले खड़े हैं, वो जो ना क्लाइंट के और दीगर गैर ज़रूरी इशू में अपने आप को इन्वॉल्व करके जो ना सिक्योरिटी को भूल जाते हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ पे बाकायदा प्रॉपर गेट, वॉक थ्रू गेट नस्ब होंगे। इनको जदीद सहूलियात, इनके आला अफसरान से इनको अच्छी वेपन्स, असले के बारे में, इनके इम्यूनेशन के बारे में बात करेंगे कि इनको ऐसा असला दे, ऐसी इम्यूनेशन हो इनके पास कि कम से कम इमरजेंसी में फ़ायर करे। अभी जो मैं इनके वेपन्स की हालत देख रहा हूँ, जो इनके पास इम्यूनेशन है वो ना चलने का है। ऐसी अलामती तौर पर उन्होंने बंदूकें पकड़ी हुई है हमारे जवानों ने, लेकिन अगर कोई अल्लाह ना करे ऐसे हालात हो जाए तो इनके बंदूकें मुझे पता है कि वो खामोश होंगी, जंगालूद है। तो ये भी इंशाल्लाह प्रॉपर मैनेज वगैरह करने के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी, हमारे साथ एक और उम्मीदवार मौजूद हैं जो कि नायब सदर के उम्मीदवार हैं, खातून हैं, मोहतरमा शाजिया मंजूर मुगल साहिबा। हम उनसे मज़ीद बात करें। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। थैंक यू सो मच। मैं मेट्रो वन की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूँ। मैं कराची बार एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट की कैंडिडेट हूँ। 2012 में मैं जॉइंट सेक्रेटरी थी और 2008 में जो है वो मैं ट्रेजरार थी कराची बार एसोसिएशन में, और मुझे मेरे वकला हजरात ने जो है भारी अक्सरियत से जो है वो मुझे इलेक्ट किया था। लिहाजा इस दफ़ा भी मेरे कंपटीशन में जो है वो 6-7 कैंडिडेट हैं, और मैं अपने साथियों से ये उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मेरे पे भरपूर एतमाद का इजहार करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला मुझे मेरे साथियों के वोट और सपोर्ट से मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि मुझे वो कामयाबी और कामरानी अता। आप क्या करना चाहती हैं? इलेक्शन क्यों लड़ना चाह रही हैं? क्या विजन है आपका? क्या टारगेट्स हैं आपके पास? देखिए, हमारा डेफिनेटली जो भी कैंडिडेट आता है और वो इलेक्शन में, तो मैं समझती हूँ कि उसका कोई ना कोई विजन ज़रूर होना चाहिए। तो मेरे विजन में जो स्पेशली जो है वो एक ख़वातीन की रिज़र्व सीट्स, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो टैलेंटेड हैं लेकिन वो किसी ग्रुप से वाबस्ता ना होने की वजह से या सियासी तौर पर वाबस्ता ना होने की वजह से हम उनके टैलेंट से बाहर जो है महरूम रहती है, तो महरूम रहती है। जिससे मेरी कोशिश ये है कि ख़वातीन की एक एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी की या कोई ऐसी सीट ज़रूर हो जिस पे वो तमाम ख़वातीन जो इलेक्शन बाकायदा तौर पर कंपटीशन में नहीं आ सकती, वो इलेक्ट होके हमारी बेहतर तौर पर नुमाइंदगी कर सके। और इस पर सबसे बड़ा इशू नए आने वाले वकला का है। जो नए यंग वकला जूनियर्स आते हैं उनको जब बार कौंसिल इंटीमेशन वो जमा करवाते हैं तो उनकी बेहतर तौर पर वर्कशॉप्स वगैरह और उनकी जो एथिक्स पे क्लासेस होनी चाहिए वो नहीं होती हैं। तो मेरे मंशूर में ये शामिल है कि नए आने वाले वकला को एक तो माली तौर पे जो है उनके मामलात को देखा जाए और उनकी बेहतर एथिक्स के हवाले से वर्कशॉप की जाए। तीसरा जो है वो ऐसे यंग लॉयर्स जिनका 1 साल 2 साल प्रैक्टिस को हुआ है, मैं समझती हूँ कि उनके लिए रिटर्नरशिप मेरा एक अहम जो है वो होगा। और उसमें सबसे बड़ी बात मेडिकल की है कि मेडिकल के हवाले से जो है वकला का मेडिकल बहुत बेहतर होना चाहिए, और इस सिलसिले में हमारा सिंध बार कौंसिल का एक प्लॉट भी मौजूद है। मैं अगर अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ बार कौंसिल से मेरा ये बाकायदा उनसे मेरा ये डिमांड होगी कि प्लीज़ ये जो प्लॉट खाली है इसको बाकायदा हॉस्पिटल की शक्ल दी जाए, ताकि हमारे जो वकला को मेडिकल का सबसे बड़ा मसला है वो इसके ज़रिए हम उसको हल कर सकें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। जी, हमारे साथ इस वक्त एक मारूफ शख्सियत मौजूद हैं, जनाब नईम कुरैशी साहब, जो कि लॉयर्स कम्युनिटी में रिस्पेक्टेड शख्सियत हैं और वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। हम उनसे मज़ीद बात करते हैं कि उनका क्या विजन है, क्या वो एजेंडा लेके आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। वालेकुम सलाम। कराची बार में ये 74वां इलेक्शन है। पाकिस्तान बने 73 साल हुए हैं, तो हम जो है दिसंबर के लास्ट वीक में इलेक्शन इसलिए कराते कि 1 जनवरी से
74वां टेन्योर शुरू हो। हमारे यहाँ जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, हर साल इलेक्शन होते हैं। मैं पहले भी 4 दफ़ा सदर मुंतखब हो चुका हूँ, 3 दफ़ा बार कौंसिल का 15 साल के लिए मुंतखब किया दोस्तों ने, 3 दफ़ा लॉयर्स मूवमेंट में 2007, 2008, 2009 में लॉयर्स मूवमेंट में 3 साल में बार का सेक्रेटरी रहा। बार की खिदमत का जज्बा मुझे मेरे अपने सीनियर मेरे दोस्त अमीन लाखनी को मैंने देख के महसूस किया। यहाँ पर ना कोई लिफ्ट थी, ना कोई रैंप था, यहाँ बड़ी तकालीफ थी। आज जो सिटी कोर्ट का माहौल देखते हैं, जो बार रूम देखते हैं, कि हमारा एक छोटा सा शोधा पंजाब हाल था, इसमें एक टीवी होता था, उसमें भी ताला लगा होता था, एयर कंडीशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। 2006 में जब मैं इलेक्ट हुआ तो मुझे अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, मुझे मदद की दोस्तों ने। हमने लॉयर्स मूवमेंट चलाने के साथ साथ यहाँ तकरीबन इस वक्त 100 से ज़्यादा AC लगे हुए हैं, 50 से ज़्यादा TV लगे हुए हैं और तमाम सहूलियात। और हर साल हम लाखों रुपए लाइब्रेरी पर खर्च करते हैं। हमारी बेहतरीन मॉडल लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी अपडेट है। आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में जो फैसला होता है वो अपडेट ऑनलाइन हम देख सकते हैं। वो हमारे पास तमाम PLDs और क्रिमिनल लॉ जर्नल और तमाम हमारे पास मौजूद हैं। अब जहाँ तक बार की वेलफेयर का ताल्लुक है, बार के मेम्बरान की खिदमत का ताल्लुक है, तो मैं 13 साल से मुझे मुस्तकिल लोग वोट दे रहे हैं और मैंने कोशिश की है कि बार के दरमियान रह के ये पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार इसलिए कहूँगा, तादाद के हिसाब से नहीं, इसलिए बार कहूँगा कि गिलगित कश्मीर, पंजाब, बलूचिस्तान, KPK और एक सिंध का शहर का वोटर जो है, वकील जो है, यहाँ पर मेंबर है। हमारा एक मोहब्बतों का गुलदस्ता है। कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, हब है, माशी हब है। यहाँ पर हर शख्स को कमाने की आज़ादी है बिला तफरीक। पैसे कमाए अपने शान और शौकत से, ये नोबल प्रोफेशन है और एंजॉय करें। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि कभी भी हमारे दरमियान लसानियत और फ़िरका वरनीत ना हो। हमने जो भी कोशिश की उस पर हम अमल दरामद भी करवाते हैं और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी भी दी है। आज ये गुज़श्ता एक तनावर दरख्त है। आपकी हमारी बिल्डिंगें, बाहर की बिल्डिंगें से देख लें तो ये तमाम बिल्डिंगें बाहर की हमने 1 रुपया खर्च किए बगैर गवर्नमेंट से हासिल की। पहले 40 आदमियों का लाकअप होता था। ये बारूम हमारी नई बिल्डिंग जो बनी है, ये 40 आदमियों का लाकअप होता था। उसको हमने तोड़वा के 2017 में एक बेहतरीन लाकअप बनवा दिया जिसमें 1200 कैदियों की गुंजाइश है। यहाँ पर चिलर प्लांट और जो है मीटिंग रूम जो है हमने बनवाए। हमें सैलानी ट्रस्ट ने हमेशा सपोर्ट किया। चिलर प्लांट लगे हुए हैं, मीटिंग रूम बने हुए हैं। सैलानी ट्रस्ट ने हमें बड़े हमेशा सपोर्ट किया क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स पे बिलीव करते हैं, इंसानी हकूक़ पे बिलीव करते हैं। जब इंसानी हकूक़ और हकूक़ लिबात की बात आती है तो ये पहले कैदियों का भी हक़ है। हमने कैदियों के लिए साहिबान जो बनाए हैं, हमने लिटिगेंट्स के लिए जो साहिबान बनाए, तीनों चारों तरफ साहिबान बनाए, चिलर प्लांट लगाए, हमने बिल्डिंगें बनवाई। इसलिए कि हमें जो है कैदियों का भी एहसास है, लिटिगेंट्स का भी एहसास है। उनके लिए हमने कोशिश की। जहाँ तक वकला का ताल्लुक है, वकला का एनवायरनमेंट आप किसी भी बारूम में जाके देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो तख्तियाँ भी लगाई हैं हमने। जो काम किया है उसको हमने उजागर भी किया और ये उजागर करने का मकसद ये है कि जो आने वाले लोग हों ये काम को कंटिन्यू कर सकें और ख़िदमत कर सकें। खिदमत के लिए हम हमेशा कोशिश रहते हैं। नईम साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आप माशाल्लाह सदर के उम्मीदवार हैं, आप पहले भी सदर रहे हैं, आपने बताया है, तो ये आप किसी नौजवान को आगे लाने के बजाय आप खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या चीज़ें अभी रह गई हैं या क्या ऐसा एजेंडा है जिसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, मैंने 2014 में सलाउद्दीन अहमद को सपोर्ट किया जो आज हाई कोर्ट के सदर हैं। मैंने हैदर इमाम को सपोर्ट किया, वो यंग हैं, उनको जो है कोविड की वजह से, वो किडनी की वजह से वो थोड़े साहिब फराश हैं। मैंने लास्ट ईयर काशिफ हनीफ को सपोर्ट किया। हम हमेशा एक टर्न देते हैं नौजवानों को जिनके पास जज्बा खिदमत होता है, जिनके पास टाइम होता है। ये बार जो है टाइम मांगती है। यहाँ पर हमारे पास जो है तकरीबन 150 से 200 डेली कंप्लेंट्स होती हैं। उन कंप्लेंट्स को फिल फॉर हल करना, उनकी मदद करना, चाहे पूरे सिंध में किसी भी ज़िले में हो, DIG से बात करना हो, सेशन जज से बात करना हो, डिप्टी कमिश्नर से बात करना हो, सिंध गवर्नमेंट से बात करना हो, वो हम लोगों के मसाइल हल करते हैं, तो इसलिए मैंडेट मिलता है। नौजवान अभी हम ठीक है, हम सीनियर हैं, नो डाउट इसमें हम सीनियर हैं, 35 साल से ज़्यादा हमारी स्टैंडिंग है, लेकिन हम नौजवानों को बहुत चांस देते हैं और नौजवानों की टीम हमेशा हमारे साथ हिस्सा रही है और हमेशा अलग होते रहें। हमेशा हम अच्छे दोस्तों को अलग करते हैं। कभी हम सेक्रेटरी की पोस्ट पे सपोर्ट करते हैं, कभी सदर की पोस्ट पे सपोर्ट करते हैं और हाई कोर्ट में भी ये सिलसिला हमारा 2007 से जारी है, कंटिन्यू। हमेशा यंग्स जीतते रहे। तो सर, अभी आपका क्या विजन है, आप क्या टारगेट है आपके जहन में कि आप इलेक्ट हो जाते हैं तो आप क्या चीज़? हमारा टारगेट कुछ भी नहीं है।
बार में हम आहंगी पैदा करना, बार में मोहब्बतें पैदा करना, बार के जो मसाइल है उनको हल करना और बार के मेंबर की इज्जत करना, यही हमारी ख्वाहिश है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे नईम कुरैशी साहब और आपने उनके ख्यालात जाने। मज़ीद भी लोगों से कुछ बात करते हैं। जी हमारे साथ एक और लॉयर मौजूद हैं, शफ़ी अहमद एडवोकेट साहब, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शफ़ी साहब। जी वालेकुम सलाम। शफ़ी साहब ये बताएं, आप तो मौजूदा कैबिनेट में भी हैं, आप किस पोस्ट पे आप रहे हैं? जी मैं 2020 की कमेटी में मैं मेंबर रहा, मेंबर मैनेजिंग कमेटी, और पार्किंग का मैं इंचार्ज था, सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स, डायरी, ये सारी चीज़ें हम देखते थे। आप किस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं इस दफ़ा मेरा जो कैंडिडेट है मंजूर हुसैन, जो अपनी अपकमिंग जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम वकला बरादरी से कि मंजूर हुसैन को सपोर्ट करें। और नौजवानों की, वैसे भी आपको पता है नौजवानों की ज़रूरत है, नौजवान काम कर रहे हैं और ये मेहनती बंदे हैं और वेलफेयर के लिए काम करेगा इंशाल्लाह, और हम सब इसके साथ खड़े हैं। आपने अपने टेनर में क्या क्या काम किया जिसकी वजह से लोग आपके कैंडिडेट को भी सपोर्ट करें? मैं आपको बताता चलूँ तो जब हम आए थे तो ये अभी ये पेवलिंग का आप देख रहे हो, यहाँ आप खड़े हो, हम जब आए थे तो यहाँ बिल्कुल सुनसान था कराची बार में, तो हमने यहाँ पर पेवलिंग के लिए काम की। इसके अलावा ये सिक्योरिटी के मामलात आप देख रहे हो कि कराची बार एसोसिएशन में वो बड़ा चैलेंजेस था, डिफरेंट जो लोग कुछ माफियाज बैठे हुए थे, इनको हमने यहाँ से साइड करा दी, ठीक है। और बहुत सारी जो गाड़ियाँ अंदर पार्किंग कर रहे थे उनको भी हमने बाहर एक सेटअप दे दिया। अब इंशाल्लाह ये एनुअल डिनर के बाद हमारा शेड बन रहा है, पार्किंग कमेटी, पार्किंग CPLC ग्राउंड में एक शेड बन रहा है, जहाँ पर जो वकला बरादरी जिनके पास मोटरसाइकिलें हैं वो वहाँ पर पार्क करेंगे ताकि धूप और बारिश से बचाव के लिए। इसके अलावा हमने अभी हमारा अंदर प्रोग्राम चल रहा है स्टूडेंट के लिए, जो हमारा लीगल एडुकेसी के जो कोर्सेज हो गए उसमें हमने बढ़ चढ़ कर हिस्से लिए। इसके अलावा आपको बताते चलूँ तो टाउट के खिलाफ, टाउटिज़म के खिलाफ, यहाँ पर वकीलों के कोट पहन के लोग घूम रहे थे, उनकी हमने सफाई करने की कोशिश की, बहुत हद तक जो है ना वो सही रहा। इसके अलावा लॉयर्स क्लब का सबसे बड़ा एक जो प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो भी अपने अख्ताम तक पहुँच जाएगा। उस पर हमने अपने सदर के साथ, सेक्रेटरी के साथ, पूरी बॉडी के साथ हमने हर मैदान में जहाँ पर ह्यूमैनिटी की बात आ गई हम आगे रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ मेरा जो कैंडिडेट है वो भी इसी तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा और जो भी वकीलों की खिदमत है, सोसाइटी, सिविल सोसाइटी की खिदमत है, सर अंजाम देगा। और मैं पूरी उम्मीद हूँ। और अब मैं मेट्रो वन का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बिलखुसूस अख्तर भाई आपका, आपने हमेशा से कराची बार में आके आपने टाइम दी और हमेशा से हमारी जो आवाज़ है वो आला सतह तक पहुँचा दिया, आपका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह आगे भी पहुँचाते रहेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि अब आप क्या देख रहे हैं कि ये ऑन ग्राउंड आने में और कितना आप ख्याल में वक्त लगेगा कि नैबाक हाउसिंग स्कीम के जो प्रोजेक्ट्स हैं, चीज़ें हैं, उनको ऑन ग्राउंड आने में कितना वक्त लगेगा? आप देखेंगे सारे का सारे पाइपलाइन के अंदर हैं और आपके इनके अंदर है कि ऑन ग्राउंड आना शुरू हो गए। यहाँ पर बहुत सारे डेवलपर उसके अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं और ना सिर्फ कराची के अंदर, दीगर शहरों के अंदर भी लोग इन्वॉल्व हो गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो है तो आना शुरू हो गई है। और ना सिर्फ ये कंक्रीट की, मैं समझता हूँ जो अभी ये नई टेक्नोलॉजी जो लेकर आए हैं बाहर से जो लोग हैं, वो 7 दिन में एक घर बन रहा है। अब 7 दिन में बन रहा है और उसकी मिनिमम कॉस्ट है। तो मैं समझता हूँ कि अगर उस कंपनी को सबके सब कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए तो जब 7 दिन में बन रहा है तो वो तकरीबन जो 2-2.5 साल रहते हैं तो वो हज़ारों के अंदर जो है तो हज़ारों में, लाखों में इंशाल्लाह ताला वो घर भी बनेंगे। हम जो प्राइवेट सेक्टर है हम भी बनाएंगे और कोशिश करेंगे जो प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा था वो उस वक्त तक कम से कम मैक्सिमम वो टारगेट अचीव हो जाए। अगर वो मुकम्मल ना हो लेकिन वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के अंदर भी रहेंगे तो कुछ दिन के बाद वो सारे के सारे मुकम्मल हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि जो वज़ीर आज़म की जो सोच है, बड़ी मुस्बत सोच है पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि वज़ीर आज़म जो है तो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना चाहते हैं और ये उन्हें इल्म है कि अगर पाकिस्तान की मईशत बेहतर हुई, पाकिस्तान की इंडस्ट्री बेहतर हुई तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। और जहाँ तक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात की जाए तो जब वज़ीर आज़म इमरान खान इलेक्शन से पहले तकरीबन 2 मरतबा हमारे पास जो हमारी एसोसिएशन है आबाद, वहाँ तशरीफ़ लाए और हमने उन्हें मईशत के बारे में और
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में पूरी ब्रीफिंग दी कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अगर चलती है, कंस्ट्रक्शन का काम, डेवलपमेंट का काम अगर चलता है, तो इससे जो वाबस्ता तकरीबन 72 रिलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं तो वो तमाम की तमाम चलना शुरू हो जाएंगी। तो जो आपकी मईशत का पहिया इस वक्त रुका हुआ है कंस्ट्रक्शन ना होने की वजह से, पॉलिसीज़ की बेहतर पॉलिसीज़ ना होने की वजह से, वो तमाम की तमाम पॉलिसीज़ आपकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी तो मईशत आपकी 72 इंडस्ट्रियाँ जब चलेंगी तो आपका जो विजन है कि 50 लाख घर बनाने और 1 करोड़ नौकरियां देनी है, तो आपका विजन जो है वो हमारी इंडस्ट्री पूरा कर सकती है। वो इंडस्ट्री कैसे पूरा कर सकती है कि अगर सिर्फ गवर्नमेंट चाहे कि 50 लाख घर बनाएं, तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट के लिए 50 लाख घर बनाना मुश्किल हो जाएगा। और जो 1 करोड़ नौकरियों की बात ये करती है, गवर्नमेंट करती है, तो गवर्नमेंट के पास अपने इतने वसाइल नहीं है कि वो आपको तमाम के तमाम लोगों को सरकारी नौकरियां दे सके। तो उस हवाले से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अगर चलेगी तो जब 72 रिलाइड इंडस्ट्रियां चलेगी तो वहां पे नौकरी के मौके फराहम होंगे। यहाँ पर हम जो तो प्राइवेट सेक्टर जो तो कंस्ट्रक्शन करेगा और लोगों की जो ज़रूरियात है वो तमाम की तमाम पूरी होंगी। आप यकीन करें कि जैसे मैंने आपसे कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले हमारे पास तशरीफ़ लाए थे, उनका वो विजन था कि उन्होंने वो तमाम बातें अपने जहन में रखी थी और अल्लाह ने किया। और पीटीआई जो तो पूरे पाकिस्तान से बड़ी तादाद में जो तो अक्सरियती जमात बनकर जब पाकिस्तान में उभरी और इमरान खान को अल्लाह ताला ने प्राइम मिनिस्टर बना दिया, तो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन बातों में से कोई बात नहीं भूले। और जब वो नहीं भूले तो उन्होंने यकीन करें कि सबसे ज़्यादा जो तरजीह दी वो हमारी इंडस्ट्री को दी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दी, जिसके लिए वो पूरा तामीराती पैकेज लेकर आए। उन्होंने 31 दिसंबर तक जो था पूरे का पूरा वो पैकेज दिया कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ उसके अंदर थी। और ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, प्राइवेट सेक्टर में मैं ये समझता हूँ कि जो एक आम आदमी के लिए जो उन्होंने नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी बनाई, जिन्हें जनरल अनवार हैदर साहब जो है तो लीड कर रहे हैं, उसमें उन्होंने, क्योंकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लो कास्ट हाउसिंग स्कीम का जो हमारा फॉर्मूला बताया गया था, बनाया था हमने, वो भी हमारी जो एसोसिएशन है उन्होंने ही बनाकर प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने पेश किया था। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस लो कास्ट हाउसिंग स्कीम को नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में कन्वर्ट कर दिया। और आप ये देखें कि इसके बाद जो है एक गवर्नमेंट ने अपने कुछ लॉस बनाकर और वो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम लॉन्च कर दी। अब आपके इल्म के अंदर है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो है उसके तहत पूरे पाकिस्तान में जो है प्रोजेक्ट लॉन्च होना शुरू हो गए। ये आपको 2-2.5 साल इस वजह से देर सवेर लगी क्योंकि हर काम के लिए कोई ना कोई कानून साजी करनी पड़ती है और कानून साजी के लिए यकीनन पार्लियामेंट जाना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेटर ऑर्डर लेने पड़ते हैं। तो वो तमाम कानून साजी के लिए, लोकेशंस के लिए तो गवर्नमेंट को थोड़ा वक्त ज़रूर लगा। लेकिन उस दौरान गवर्नमेंट ने तामीराती पैकेज जो दिया कि एक आम आदमी जो भी रजिस्टर्ड नहीं है 31 दिसंबर से पहले अगर वो आकर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, तो क्योंकि उनके पास सोर्स नहीं थी, बहुत सारे लोगों के पास पैसे ज़रूर हैं लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं थी कि वो किसी तरीके से डिक्लेयर करे, तो गवर्नमेंट ने उन्हें वो एक तरीके से एमनेस्टी दी कि आप अगर 31 दिसंबर से पहले कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं और 30 सितंबर 22 तक आप कंप्लीट करते हैं तो डेवलपर से नहीं पूछा जाएगा या किसी और से भी नहीं पूछा जाएगा। और जिन लोगों के पास सोर्स नहीं है वो सोर्स अगर 31 दिसंबर से पहले किसी जगह इन्वेस्ट करते हैं तो उनसे भी नहीं पूछा जाएगा, आइंदा जो है तो वो टैक्स पेयर हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ बड़ा पॉजिटिव इनिशिएटिव था ये। और क्योंकि अगर हमारे यहाँ पर टैक्स पेयर्स नहीं है तो इस तरह से आइंदा टैक्स पेयर्स की तादाद बढ़ेगी और लोग जो है तो जो हम अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का पार्ट हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का पार्ट हो जाएंगे। दिसंबर में ये डेट जो है वो क्लोज हो रही है, इस पे मुतालबात भी होते रहे हैं, फेडरेशन ने भी किए हैं, चैम्बर ने भी किए, डेट एक्सटेंड की जाए, तो इस पर कोई बातचीत हुई है? आप लोगों का क्या ख्याल है, डेट एक्सटेंड हो जाएगी? जी, आप डेट एक्सटेंड के हवाले से हर फोरम से बात हुई है। एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मैंने भी 1 साल की मुतालबा किया है कि 1 साल बढ़ाया जाएगी। एक तामीराती पैकेज जो है, जो मिनिस्ट्री स्कीम है, जो हमारी एसोसिएशन है आबाद की तरफ से भी, चेयरमैन की तरफ से भी ये बात हुई है। और
जो दीगर चैम्बर्स हैं उनकी तरफ से भी ये बात हुई है, क्योंकि ये 2020 आपके इल्म के अंदर है पूरे का पूरा, तकरीबन कोरोना वायरस ने इसको घेरा हुआ था और कोरोना वायरस की वजह से मुख्तलिफ जगहों पर लॉकडाउन करना पड़ा। पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह पे कुछ स्मार्ट लॉकडाउन करना पड़ा, कुछ मुकम्मल लॉकडाउन करना पड़ा। तो जिस तरीके से मुस्तफ़ीज़ होना चाहिए था लोगों को, वो मुस्तफ़ीज़ हो नहीं सके लोग। तो मेरी इस वजह से मैंने हुकूमत वक्त से, हुकूमत पाकिस्तान से, खुसूसन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए भी मैंने गुजारिश की है कि कम से कम इसकी एक्सटेंशन जो है तो 1 साल की मज़ीद होनी चाहिए। और आज मैं आपके चैनल के तवस्सुत से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि इनकी 1 साल के लिए ये ज़रूर इसकी जो है तो तजदीद होनी चाहिए, वक्त बढ़ाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो डेवलपर हैं, वो इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकें। हम आते हैं FPCCI के इलेक्शन की जानिब। आप माशाल्लाह UBG के सरगर्म रहनुमा हैं, तो इलेक्शन की क्या सूरत हाल चल रही है, पहले तो ये बताएं, अपडेट ताज़ा तरीन क्या है? देखिए, ताज़ा तरीन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह UBG ने अपने जो लोग उतारे इलेक्शन के लिए। सबसे बड़ी ख़बर यह है कि हम सिंध में बैठे हैं, आज हम कराची में बैठे हैं। कराची की जो UBG की जो सीट है सिंध की पूरे, अल्हम्दुलिल्लाह वो UBG अनअपोज जो है तो इलेक्शन हमारा वाइस प्रेसिडेंट जो है सिद्दीकी साहब जीत कर आ चुके हैं। बलूचिस्तान के हवाले से मैं रात को कल कोयटा से आया हूँ। मैं और खालिद तवाब साहब हम परसों कोयटा गए थे और हमने हमारे जो दोस्त हैं दारू खान साहब और जो दीगर दोस्त हैं उन तमाम लोगों से हम कोयटा में मिले और कोयटा की काफ़ी हद तक बेहतरी हम लोग सूरत हाल जो है उनको हम लोग देख कर आए कि किस तरीके से हमने टैकल करना है। और जो तकरीबन 17 एसोसिएशन और चैम्बर्स को जो DGTO ने और सेक्रेटरी कॉमर्स ने जो कैंसिल कर दिया था, तो वो लोग अपील में ज़रूर गए हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर एक मरतबा फिर। जिस तरह से हमेशा ये जो लोग हैं वो अपीलों में जाते हैं और बलूचिस्तान हाई कोर्ट उनको एंड टाइम पे रिलीफ दे दिया करता है, वोटिंग राइट दे दिया करता है। तो हमारी कोशिश है कि हम किसी तरह से बलूचिस्तान हाई कोर्ट को ये बता सकें कि ये देखें कि ये हमेशा से ये लोग जो हैं जिनको DGTO और सेक्रेटरी कॉमर्स इलेक्शन कैंसिल कर चुका है, इनके वोट्स कैंसिल कर चुका है, लेकिन ये आपको मामू बना के, मैं वो आसान अल्फाज लूँ कि मामू बनाकर ये आ जाते हैं। तो हम इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो जाली वोट्स हैं जो बलूचिस्तान के, वो किसी भी तरह से कास्ट ना हो सकें और जो जेन्युइन एसोसिएशन है पाकिस्तान की वो तमाम अपनी ओरिजिनल लीडरशिप को लेकर आएँ। जिस तरह पिछले साल इलेक्शन में धांधली हुई और जो मुख्तलिफ कुव्वतों के ज़रिए, नादीदा कुव्वतों के ज़रिए जिस तरीके से लोग इस पर आकर इक़्तिदार पे बैठे, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमने इस मरतबा आंखें खोल के रखी हुई हैं। जिस तरह इंशाल्लाह सीनियर सिंध के जो वाइस प्रेसिडेंट हमारे अनअपोज इलेक्ट हुए, हम उम्मीद करते हैं कि आप देखेंगे कि भारी अक्सरियत से यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ SM मुनीर इंशाअल्लाह ताला हम जीतेंगे। और इस मरतबा तो ना सिर्फ SM मुनीर साहब, मैं समझता हूँ कि जो नए गुलदस्ते में फूल लगा, मियाँ जाहिद साहब हमारे साथ आए हैं इस ग्रुप के अंदर, उनकी हमारा दोनों का जो है तो कंसोर्टियम एग्रीमेंट हुआ है कि हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि उनके अपने बड़े वसाइल हैं मियाँ जाहिद साहब के और काफ़ी वोटर्स हैं, काफ़ी सपोर्टर्स हैं। तो इंशाल्लाह इस मरतबा जो है जो बिजनेसमैन पैनल है इंशाल्लाह वो बुरी तरीके से हारेगा और यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप जो अपना खोया हुआ वकार है 2020 के अंदर जो 30 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं वो इंशाल्लाह अपना खोया हुआ वकार हासिल कर लेगा। हनीफ गौर साहब, आप क्या समझते हैं, आपके जहन में क्या है कि अगर आप लोग इक़्तिदार में अब आ जाते हैं नेक्स्ट ईयर का प्लान क्या है आप लोगों का? किन इशूज़ को आप ज़्यादा हाईलाइट करेंगे, ज़्यादा काम किन सेक्टर्स पे करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो भी सेक्टर इस वक्त जो हैं जो महरूमी का शिकार हैं, देखिए मैं समझता हूँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को तो इस हुकूमत ने वैसे काफ़ी सपोर्ट किया है। तो हम ऑलरेडी 1 साल की एक्सटेंशन की हमने बात की हुई है। अगर वो उस वक्त तक नहीं होता तो यकीनन सबसे पहले तो उस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए हम सपोर्ट के लिए कहेंगे। आप सब देखें कि हमारी कपास में जो कपड़े की जो हमारी जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होती थी, तो वो सेक्टर जो है जो महरूमियों का शिकार था काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन अभी भी उसमें गुंजाइश है कि हमने जो एक्सपोर्ट रिलेटेड जितना भी बिज़नेस है, जितने भी हमारे आइटम्स हैं, हम ये कोशिश ये करेंगे एक्सपोर्ट रिलेटेड जितनी इंडस्ट्रियां हैं हम उनको ज़रूर सपोर्ट करें। उनके जो मसाइल हैं हुकूमत वक्त से वो हम ज़रूर हल कराएं। क्यों कि इस वक्त जो है हमें एक्सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें फॉरेन रिज़र्व की ज़रूरत है। अगर हमारी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी और जो इंपोर्ट है जो कर्टेल होगी तो इंशाअल्लाह ताला मुल्क हमारा उससे तरक्की करेगा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट था काफ़ी हद तक इस हुकूमत ने उसे कम किया है और मैं समझता हूँ कि इसी तरह से इन्हीं पॉलिसीज़ की कंटिन्यूएशन की ज़रूरत है। अगर ये पॉलिसियाँ इसी तरह कंटिन्यू रहीं तो हमारा मुल्क जो है तो तरक्की की तरफ गामजन होगा। अच्छा, ये बताइए कि जो
मुखालिफिन हैं, जो मुखालिफ पैनल है वो भी मुख्तलिफ ख़बरें और बातें मुख्तलिफ करते रहते हैं ग्रुप के हवाले से, जैसे कि उन्होंने ये भी कहा कि जी NVG और UBG के जो हैं बहुत सारे वोटर्स जो हैं वो हमने आउट कर दिए हैं और वो उनकी बोगस वो थी मेंबरशिप्स थी और चीज़ें थी। इस हवाले से ये इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? आप देखें, वो तो दोनों ग्रुप हमेशा से ये बात करते हैं, ना सिर्फ वो करते हैं, अगर आप लिस्ट उठा के देखें तो उनके अपने, मैं तो कहता हूं कि मैंने अभी आपको 34 वोटों की मिसाल दी, वो ना सिर्फ हमने आउट कर दिए, यही नहीं लोगों ने पिछले साल भी इन्हें वोट दिए थे, इन्हीं वोटों की वजह से वो इस मरतबा जीते हैं, जिसको DGT और सेक्रेटरी कॉमर्स कैंसिल कर चुका है। तो आप सिंपल ये देखें कि ये वाले अगर 30 वोट या 34 वोट माइनस आप करते हैं तो इन सबकी लीड कितने वोटों की थी? किसी की 2 की, किसी की 4 की, किसी की 6 की, मैक्सिमम जो है तो आपकी अंजुम निसार की तो 20 वोटों की और एक इनके वाइस प्रेसिडेंट की जो तो 26 वोटों की। ये तमाम के तमाम जो वोट थे जो डिक्लेयर्ड जाली वोट हैं, जिसको रेगुलेटर जाली वोट करार दे चुका है, जिसको सेक्रेटरी कॉमर्स करार दे चुका है, ये उन्हीं वोटों के सहारे से तो आज बैठे में जीते में, तो इनके तो सारे के सारे डिक्लेयर्ड जाली वोट थे। आज हम तो ये मुतालबा करते हैं कि अगर कोई भी जाली एसोसिएशन है, कोई जाली चैम्बर है, तो उन्हें बिल्कुल माइनस होना चाहिए, वो क्रॉस दी बोर्ड, वो चाहे किसी की भी हो। तो मैं तो ये आज आपके चैनल के हवाले से मैं रेगुलेटर से ही मुतालबा करता हूं कि एक मरतबा फिर डिटेल स्क्रूटनी करें इलेक्शन से पहले। अगर वो समझते हैं कि कोई एसोसिएशन या कोई चैम्बर जाली तरीके से बनाई गई है या 2 नंबर है, उसे बिल्कुल डिलीट करना चाहिए, उसके पास बिल्कुल वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए, वो क्रॉस दी बोर्ड, चाहे वो BMG की तरफ से हो चाहे वो हमारी तरफ से हो। आपके पैनल में भी, ग्रुप में भी ख़वातीन की पार्टिसिपेशन की क्या पोजीशन है? ख़वातीन वोटर्स की कितनी सपोर्ट आप लोगों को हासिल है, उस हवाले से क्या कहना चाहिए? देखिए, हम ये समझते हैं कि इस मरतबा ख़वातीन की मेजॉरिटी की सपोर्ट हमारे साथ है और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला जो ख़वातीन की सीट पर हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला अनअपोज जो है तो इलेक्ट होंगी, जो हमारी सपोर्ट करता हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि बाकी जो ख़वातीन थीं जिनकी कुछ रंजिशें थी, जो कुछ नाराज़ थी, इस मरतबा हमने उस तमाम लोगों को मद्देनज़र रखा है और हमने जो सबसे पसमानदा सूबा है जो बलूचिस्तान के, जहाँ से ख़वातीन की नुमाइंदगी हमेशा से बड़ी कम रही है, जो हमारे लीडर हैं मुनीर साहब, उन्होंने जो वहाँ से खातून जो आई हैं फरजाना साहिबा, उनकी सपोर्ट का ऐलान किया है और हम उम्मीद करते हैं कि फरजाना जो है वो अनअपोज्ड आ जाएंगी। तो जो हमारी जो सोच है कि हम अपने साथ बड़े सूबों के साथ छोटे सूबों की भी नुमाइंदगी लेकर चलें, हम उस पर कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका हनीफ गौहर साहब, आपने हमें टाइम दिया और ख़ासी देर बात की हमने आपसे। नाज़रीन, आपने मईशत का हाल जाना और इंशाल्लाह इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे अपने अगले शो में, और जो दीगर हाल अहवाल है मेट्रो मैटर्स का वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाहीन को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।